अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। आप लोग खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत मज़ीद नेक मतलूब चाहते हैं। और मदीहा, क्या खबरें आज की खास? भाई, सबसे पहले तो आज हम ज़रा बात करेंगे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। क्यों भाई, बहुत महंगी होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई? मतलब जिंदगी में अगर कोई खुशखबरी आ जाए तो उस पर भी मुंह मीठा ना हो सके। मुझे एक बात बताएं, चीनी के मुझे चंद अच्छी बातें बताते हैं। जहरीली वो है, मीठा जहर वो है, शुगर उससे होती है और अमराज उससे होते हैं। हाँ, अब बताओ। हाँ, कोई अच्छाई बताएं मुझे शुगर की जो के होती है। सब चीजें आपने सही बोला, ठीक है, डायबिटीज होती है, लेकिन भाई जिंदगी में कहीं ना कहीं तो मिठास रहने दें। तो वो रॉ फ्रूट से हासिल करें, आप ताज़ा फल खाएं। वो ताज़ा फल आपको कैसे मिलेंगे? रेडी वाले के पास जो वो इतना फल महंगा बेच रहे हैं, वो कह रहा है बाजी $1 महंगा हो गया है। तो चीनी की फक्कियां मारेंगे। एटलीस्ट चाय तो मीठी पी लें। बस मैं इस पे मीठी चाय ये जो है ना, बड़ी मदीहा, जब लग्जरी है भारी ना। पड़ने लगेंगी ना तो मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से फिर राब्ता करूंगा। नहीं, उनसे भी आप देखें ना। आप अगर आप खुद अभी चले जाएं, ये जो मेरे भाई जो सारे ट्रक चलाते हैं, अगर आप ट्रक अड्डे पे चले जाएं तो वो क्या, उनको सिर्फ मीठी कड़क चाय चाहिए होती है ताकि उनका सारा दिन जो है ना वो अच्छा गुजर सके। मतलब एक ये लग्जरी तो ना छीने ना हमसे, ये हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं। एक चुटकी चीनी की कीमत तुम क्या जानो। अच्छा, बस आपको तो वाकई चुन्नी बाबू बोलोगे लेकिन हम चूंकि पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं तो इट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट कि हम जो है वो पड़ोसी मुल्कों का हवाला दें। लेकिन एक चुटकी जो है ना चीनी, उसकी कीमत का लग पता गया लोगों को। तो बहरहाल इससे बढ़ के चलें, छोड़ें इसको साइड पे करें। ये एक और बड़ा अहम मसला है जी। शुगर प्राइसेस जो हैं उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कम ये तौजीह नहीं दी जा सकती कि भाई चीनी की महंगी करने की वजूहात क्या हैं। ठीक है, वजूहात उसके अलावा और हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और आज के हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अभी हम ये सोच रहे थे कि कभी ना कभी ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान था। लेकिन अकबर एस बाबर साहब की जो एक पिटीशन उन्होंने दायर की थी उसको जिस तरीके से लंबा खींचा गया, और अभी जो है वो स्क्रूटनी कमेटी ने तो चले जो करना था कर दिया। अब जो है तहरीक इंसाफ को एक्सेस दे दी गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स। अच्छा, साथ में जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉरेन फंडिंग के जो केसेस हैं ना, वो पीटीआई से मुमासिलत रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब को भी एक्सेस दी गई थी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और साथ में कल आयशा अकरम केस के हवाले से फेमस टिकटॉकर, मतलब 14 अगस्त को जिनके साथ हुआ, आज भी उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्लान किया लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाने के लिए, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम। और सती कल लिटरली जब वो ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं तो उसके बाद मैं रो पड़ी कि भाई कल कला खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, मतलब मेरे साथ कैसा वाक़या होता है, किसी और से ऐसा वाक़या होता है, वो लोगों को लाख बताने की कोशिश भी करे ना कि मेरे साथ कुछ हुआ है, लोग नहीं यकीन करेंगे। और यही मसला दरअसल यही होता है कि जब आप ये केस सामने आया था उसके बाद हमने देखा द वेरी नेक्स्ट डे शी पोस्टेड अ पिक्चर ऑन हर इंस्टाग्राम जिसके अंदर शी वाज फाइन। ठीक है, उसके बाद उसके साथ रैम्बो भी था, सर पे दुपट्टा भी लिया हुआ था, रो भी रही थी। बाद में कहती थी रैम्बो के पास मेरी नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। फिर रैम्बो के साथ उसकी वो कॉल लीक हो गई और मैं यही सोच रही थी कि बड़ी मुश्किल से, मतलब उसके बाद इतने केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। अब तो कोई भी अगर लड़की बताएगी कि जी मेरे साथ किसी ने दस्तराजी की है तो लोग कहेंगे झूठ बोल रही है। हो सकता है ये अगले से पैसे निकलवाने के लिए उसको गिरफ्तार करवाना चाहती है। तो बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे, बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। महंगाई ने मुंह से मिठास छीन ली, चीनी के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। सेंचुरी के बाद भी नहीं जारी पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, चीनी का 90 रुपए किलो दाम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन की इजाजत, इलेक्शन कमीशन ने फर्रुख हबीब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फर्रुख हबीब कहते हैं कि पीटीआई के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। खसरा बच्चों में फैलने वाला वायरल मर्ज है, खांसी, छींक या मरीज के लिबास से फैल सकता है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों को महफूज रखती है। हिम्मत और हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ताशकंद में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 60 साला अब्दुल वहीद हैं आज बाखबर सवेरा के मेहमान।
اور سب سے پہلے شو کے آغاز میں بات کریں گے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے. دیکھیں سینچری کی جب آپ نے کہیں چینی نے سینچری کیسے کری تو 100 روپے دام ہوئی نا, اس کے بعد اب اس کی اننگز جاری ہیں, کہیں 120, کہیں 130, کہیں 135, کہیں 139, مطلب بڑھتی چلی جا رہی قیمت. اور دیکھیں نا اب آپ یہ بھی دیکھیں ستی کہ سارے پروونسز میں سارے شہروں میں ایک صورتحال نہیں ہے, چینی کے دام مختلف ہیں لیکن مختلف طریقے سے بڑھ رہے ہیں نا. اور چکر یہ ہے کہ انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا درآمدی چینی, جسٹ امیجن کہ یہ جو ہے یہ امپورٹڈ چینی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, باوجود اس کے کہ ہماری بمپر کراپس ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اس کو امپورٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, بھلے وہ چینی ہو بھلے وہ آٹا ہو. اور اس کے بعد بھی ہم یہ جو کارٹلائزیشن ہے اس پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں عوام. اب ہوگا یہ آگے جا کے کہ جب ان معاملات پر آواز اٹھائی جائے گی تو پھر نیب کے سامنے بھی ظاہر ہے یہ کیسز نہیں جا سکتے, کیونکہ ان فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوگا کہ چونکہ یہ ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے یا پھر فیصلہ کیا ہے کابینہ نے, تو لہٰذا اس میں نیک نیتی شامل ہو سکتی ہے, بد نیتی نہیں. بالکل. اچھا اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں نا ستی صاحب کہ صبح صبح ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کے شہروں میں کیا اس وقت چینی کی صورتحال ہے, چینی کتنی مہنگی مل رہی ہے. تو لاہور, کراچی اور پشاور سے لے لیتے اپنے نمائندے. لاہور سے ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے مظہر اقبال, کراچی سے ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے افضل پرویز, اور پشاور میں مٹھاس لوگوں کی دسترس سے کتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے شہزاد محمود. تو سب سے پہلے تو ذرا میں لاہور کا رخ کر لیتی ہوں جہاں پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ چینی آپ نے 90 روپے فی کلو دینی ہے. تو مظہر اقبال ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے. مظہر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے تو بڑا ایسے اقدام لیا کہ 90 روپے فی کلو چینی جو ہے وہ لوگوں کو ملنی چاہیے, مل رہی ہے لاہوریوں کو؟ جی بالکل, یہ جو درآمدی چینی ہے یہ لاہور 2 روز قبل پہنچ گئی تھی اور رات شہر کے جو بڑے سٹور ہیں وہاں پر پہنچا دی گئی ہے. اس وقت میں واپڈا ٹاؤن کے ایک بڑے سٹور پہ موجود ہوں جہاں پر 90 روپے فی کلو چینی عوام کو دستیاب ہے. لیکن کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اس وقت اتنا زیادہ رش نہیں ہے گاہکوں کا, تو یہ جو چینی باہر سے آئی ہے اس کو 86 روپے میں حکومت نے یہاں پر فروخت کیا ہے اور یہ آگے گاہکوں کو 90 روپے فی کلو فروخت کریں گے. چونکہ مارکیٹ میں چینی اس وقت 100 روپے سے اوپر مل رہی ہے, چونکہ نیا سیزن ابھی شروع نہیں ہوا کرشنگ کا, تو اس وقت جو چینی آخر سٹوروں پہ پڑی ہوئی ہے وہی اس وقت فروخت ہو رہی ہے اور اس کا جو نرخ ہیں وہ 100 سے زائد ہیں, کہیں 110 ہیں, کہیں 115 ہیں, کہیں 120 ہیں, اور جو اب اس میں بتدریج کمی آنا شروع ہوئی ہے تو لیکن ابھی بھی 100 سے اوپر ہے. تو حکومت نے یہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے یہ 2 لاکھ ٹن چینی باہر سے منگوائی تھی اور اس کے بعد یہاں پر مختلف شہروں میں پنجاب کے پہنچا دی گئی ہے, اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی. تو لاہور شہر میں گزشتہ رات شہر کے جو بڑے سٹور ہیں وہاں اچھا پر یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا مظہر, گیا ہے. کوالٹی وائز یہ چینی اسی جیسی ہے جیسے کہ پاکستان میں دستیاب ہوتی ہے یا تھوڑی ڈاؤن ہے اس کی کوالٹی یا بہتر ہے؟ جی یہ دیکھیں ابھی تو اس چینی کو میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بعض کچھ لوگوں کے نے تحفظات ظاہر کیے ہیں کہ یہ چینی باریک ہے. یہ برازیلین چینی عموماً باریک ہوتی ہے کیونکہ بیرونی ممالک میں اس چینی کو پسند کیا جاتا ہے. یہاں پر تھوڑی سی موٹی چینی کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کم استعمال ہوتا ہے. اگر چینی باریک ہوگی تو اس کا استعمال بڑھ جائے گا اور حساب وہیں پہ جا کے پڑے گا. ہیں یا گاہک ہیں یہ حساب وہیں پہ جا کے بالکل وہی ہے, حساب وہیں پڑتا ہے جا کے. لیکن چونکہ اب کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے چند دنوں بعد, تو نئی فصل آئے گی, اس کے بعد چینی کی قیمتوں میں بتدریج کمی آنا شروع ہوگی. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہم اپنے سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نئی فصل چینی کی جو نئی پیداوار آئے گی اس پر چینی کی جو فی کلو قیمت ہے وہ 80 روپے کرنے کو تیار ہو گئی ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن 1-2 روز میں جاری کر دیا جائے گا. میری وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید چیمہ سے بات ہوئی تھی, ان کا یہ نہ تھا کہ اگر جو 220-30 روپے میں گنا فی من اگر شوگر مل مالکان خریدیں تو اس کے بعد اس کی لاگت جو ہے وہ 70 سے 72 روپے. یہ تو آگے جا کے دیکھیں گے, یہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا کی قیمت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, کیونکہ پہلے وعدے بہت کیے جاتے ہیں, باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں, لیکن ہمیں وہ مارکیٹ میں نا چیزیں نظر نہیں آتی. اب ذرا ہم کراچی کا رخ کر لیتے, تو کراچی میں پوچھتے تھے کہ افضل یہ بتائیں کہ کراچی میں چینی کس بھاؤ دستیاب ہے؟
जी बिल्कुल, देखा जाए अशफाक और मदिया, जो चीनी जो है इंपोर्ट की जाए या कराची जब पाकिस्तान में पैदा की जाए, उस पर लोगों को कोई गर्ज नहीं है। चीनी इस वक्त जो है 105 और 110 रुपए किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अगर मोटी चीनी की बात करें तो वो कराची में 110 और 115 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है, और जबकि 105 रुपए किलो वाली चीनी जो बारीक चीनी कहलाती है उसमें बिल्कुल मिठास नहीं है। अगर लोग आगे बढ़ते हैं, गुड़ की कीमत करें तो 140 और 130 रुपए किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त अशिया खुदनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी इंपोर्ट की जाए या पाकिस्तान में पैदावार उसकी बढ़ाई जाए। शहरियों की ख्वाहिश है कि अशिया खुदनोश की कीमतों में जो कमी वाक़ई होनी चाहिए वो उनको देखने में नहीं आ रही। बड़े दावे किए जाते रहे हुकूमती अहदेदारान की जानिब से कि चीनी हो, तेल हो, वो सस्ता फ़रोख्त किया जाएगा। इस वक्त तो अफजल कुकिंग ऑयल ये की जरा कीमत जो है बताएं 330 कि रुपए किलो है। आप भी ज़ाहिर है सुन रहे होंगे कि मजहर इकबाल हमें बता रहे थे कि भाई वहाँ पर तो अब मिल रही है चीनी सस्ती, 86 रुपए दी गई है स्टोर्स वालों को और 90 रुपए किलो दस्तयाब होगी, इंपोर्ट की गई है। तो सिंध हुकूमत का कोई ऐसा इरादा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखा जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी प्राइस कंट्रोल लिस्टों पर जो कंट्रोल किया जाता है, टीमें छापा मारती हैं, वो तो बिल्कुल देखने में नहीं आया। ताहम होल सेल रेट पर 105 रुपये है, और अगर रिटेल की बात करें तो 110 और 120 रुपये किलो गली मोहल्लों में चीनी फ़रोख्त हो रही है, जिसके बाद शहरी परेशान नज़र आते हैं। महंगाई का जिन बेकाबू है। बड़े दावे किए गए हैं हुकूमती अहदेदारान की जानिब से कि चीनी पर और दीगर अशिया की बढ़ती हुई कीमत पर काबू पाया जा रहा है, ताहम शहरी परेशान है। जी सही, ठीक है। अब ज़रा पेशावर का रुख कर लेते हैं, और पेशावर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद। तो शहजाद ये बताएगा कि जो मीठी मीठी बोली बोलने वाले पेशावर के हमारे लोग हैं, उनको ये मीठी चीनी कितनी महंगी पड़ रही है? जी बहुत ही महंगी पड़ रही है, और पेशावर क्या पूरे सूबे की अगर बात की जाए तो चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है गली मोहल्ले की जो दुकानदार है वहाँ पर जो दस्तयाब है उसकी कीमत 105 रुपये से लेकर 110 रुपये और 112 रुपये फ़ी किलो वो फ़रोख्त हो रही है। अब अगर आज की बात की जाए मुकामी मार्केट में जो चीनी की बोरी है 50 किलो बोरी की कीमत वो आज का रेट है 5,000 रुपये। तो यकीनन जब ये इस बड़ी मार्केट से सप्लाई की जाती है मज़ाफ़ात तक शहरी इलाकों में, तो यकीनन जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात है और साथ ही साथ जो दुकानदार का मुनाफा है तो वो कुल मिला के चला जाता है 110 रुपये पे, 112 रुपये पे। ये ज़मीनी सूरत हाल रही चीनी की फ़ी किलो कीमत की। अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से अगर कहा जाए तो उनकी कंसंट्रेशन, उनकी तवज्जो जो है वो फ़िलवक्त आटे पर है। गुज़िश्ता रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि हमारी जो तवज्जो है वो फिल वक्त आटे की कीमतों के हवाले से है। अगरचे कुछ अर्सा कबल सूबाई हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि चीनी 85 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगी, ये ऐलान उन्होंने कुछ अर्सा कबल किया था। ताहम बदकिस्मती रही है कि इन ऐलान पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक चीनी की बात की जाए, आटे की बात की जाए और उसके साथ साथ जो मुर्गी की बात की जाए, तो ये ऐसी अशिया है जो ज़्यादातर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए आती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में शुगर्स मिल की बात की जाए तो डेर इस्माइल खान, मर्दान और पेशावर में शुगर्स मिल है, मगर उसकी पैदावार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सूबे की जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सके। ज़्यादातर हमारी जो चीनी है वो आती है पंजाब से। अब अगर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो मुकामी दुकानदार जो है वो उनको पकड़ लेते हैं कि चीनी की आप क्यों जो ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। आगे से वही दुकानदार कहता है कि मुकामी मार्केट से हमें महंगे दामों मिलती है। तो यकीनन ये एक सप्लाई चेन जो है, ये बिल्कुल, वो फिर सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन के पंजाब भी से खर्चा लेकर जो है वो भी आ जाता है इसमें, इसलिए बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद महमूद हमारे नुमाइंदे पेशावर से मौजूद थे। लाहौर में क्या सिचुएशन है चीनी के हवाले से, मजहर इकबाल हमारे साथ थे, और साथ में अफजल परवेज हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि भाई कराची में चीनी कितनी महंगी लग रही है। बिल्कुल जी, और महंगी तो है। ये तो वो है जैसे आप नॉर्मल लेने जाते हाँ हैं, अगर जी। आप वैसे आप बड़े स्टोर्स में चले जाएं तो आपको 130 हाँ जी। से कम में नहीं मिलती फ़ी किलो। तो बात सारी ये है कि चीनी महंगी होती जा रही है। अच्छा, मैं चूंकि चीनी का इस्तेमाल कम करता जा रहा हूँ तो मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
اور ظاہر ہے کہ چینی وائٹ پوائزن ہے جی, جتنا کم کھائیں اتنا بہتر ہے. اپنی صحت کے بارے میں سوچیں اور امین گنڈا پور سمجھیں. آپ صاحب کے اس وقت میں آپ کے تو مجھے امین گنڈا پور صاحب نظر آ رہے ہیں, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں سے کہ جی آپ یہ بھی نہ کریں, چینی کم کر دیجیے, آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. میں حکومتی پہلو اس وقت بیان کر رہا ہوں, آپ مجھے اس کے بعد آپ بولیں گے جی آٹا روٹی کا استعمال بھی آپ کم کر دیں, لوور جو ہے بیلی فیٹ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یا آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے. پام آئل جو ہے وہ ایسے ہی نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ جو گھی بنتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہوگا. چلے جی, مجھے ہر چیز یہ پھر آگے گوشت کی پرائس بڑھے گی تو ستی بولے گی جی پلیز گوشت ذرا آپ ذرا کم کر دیں, کولیسٹرول لیول آپ کا بڑھ جائے گا, یورک ایسڈ آپ کا بڑھ جائے گا, اس سے ہی آپ کو منع کر دیں گے. چلے جی, پنجاب حکومت کے ترجمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے کم جو چینی دستیاب ہے روپوں میں وہ ہے جی لاہور میں. اسی والے سے بات کریں گے. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہیے گا کہ پنجاب حکومت نے درآمدی چینی 90 روپے فی کلو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بڑا زبردست فیصلہ ہے, لوگوں کو شاید اس سے تھوڑا بہت ریلیف بھی ملے, شاید کافی زیادہ ریلیف ملے. اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے کروائیں گے آپ, یہ بتائیں پہلے. پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو درآمد شدہ چینی ہے اس سے جو ہمارا کنزیومر ہے اس کو فائدہ پہنچے, اس کو سستے داموں چینی پہنچے, اور 90 روپے فی کلو کے حساب سے. مجھے اس کا ذرا پروسیس آپ کو بتانے دیں کہ یہ کراچی کی پورٹ پہ جیسے ہی چینی اتری ہے ہم NLC کے تھرو اس کو لے کے آ رہے ہیں پنجاب تک. اس کے بعد پنجاب میں کین کمشنرز نے ہر ضلع کا اپنا ایک کوٹا متعین کیا ہے جو کہ ضلع کی پاپولیشن کے حساب سے ہے. یہ چینی پھر ان کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے اور وہ پھر اپنے گوداموں میں رکھتے ہیں. ہر ڈپٹی کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس کا جو ایک ڈیلر نیٹ ورک ہے جو اس نے بنانا ہے یا ان سے انگیج کرنا ہے, ان کے تھرو یہ چینی مارکیٹ میں فروخت کی جائے گی 90 روپے کے حساب سے, اور جو اس کی ادائیگی ہوگی وہ اسی کے تھرو واپس آئے گی اور ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گی. تو ایک بڑا ایلیبوریٹ پروسیس سیٹ کیا گیا ہے اس کو بیچنے کے لیے, اور پھر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے, کہیں اس کی لیکیج نہ ہو, اس کے اوپر بھی کئی سٹیپس گئے ہیں. اچھا, سٹیپس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کا بڑا اہم کردار ہے, تو ان کی تعداد کے حوالے سے پہلے خدشات ظاہر کیے جاتے تھے کہ تعداد کم ہے. آپ کوئی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ پنجاب میں اس وقت 1250 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں جو بازاروں میں جا کر گراں قدری قیمتوں کو چیک کر رہے ہیں, اور یہ ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ ان کا خاص ان کی توجہ ہوگی اس درآمد شدہ چینی کے اوپر, تاکہ وہ یہ ہر جگہ جا کے چیک کریں کہ یہ کنزیومرز کو 90 روپے فی کلو کے حساب سے ملے. وہ اس کے لیے جرمانے بھی کریں گے, وہ پرچے بھی کرا سکتے ہیں, وہ دکانوں کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ہر قسم کی کارروائی کریں گے جہاں پہ بھی وہ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی شکایت ملے گی یا اگر کسی نے اس چینی کو نکال کے کہیں اور فروخت کرنے کی کوشش کی. تو پھر کیا ایکشن لیں گے آپ لوگوں کے خلاف جو کہ درآمدی چینی کو کمرشلی طور پہ فروخت کرنے کی کوشش کریں گے؟ پنجاب حکومت نے یہ کیا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ جو پروسیس ہے وہ میپ کیا ہے کہ چینی جب چلی, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب بندرگاہ سے چلے گی اور کنزیومر کے ہاتھ تک جائے گی, اس پورے کو ٹریک کیا جا رہا ہے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے جس میں لمحہ لمحہ کا جو ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور ہر کوئی جو ذمہ دار افسر ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. تمام ڈپٹی کمشنر حضرات کو پتہ ہے کہ کتنی چینی ان کے ضلع میں آ رہی ہے, وہ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈیلر کے پاس گئی ہے اور کتنی کنزیومر کے پاس گئی ہے. پھر اس سارے پروسیس کی ریکنسیلیشن کی جائے گی دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بازاروں میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ یہ انشور کریں گے کہ آپ کے جو دکاندار ہیں وہ صحیح قیمت میں چینی کی فروخت کر رہے ہیں, اور اگر کہیں بھی کسی قسم کی کوئی شکایت ملی تو پھر جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہوں گے حکومت ان کو پھر نہیں چھوڑے گی, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی, چاہے وہ حکومت کے اہلکار ہوں چاہے وہ دکاندار ہوں. تو اس چیز کو حکومت بہت سیریسلی لے رہی ہے کیونکہ عوام کی جو مشکلات ہیں وہ حکومت کے لیے بہت اہم ہیں, اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چینی سستے داموں عوام کو میسر ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. حسان خاور صاحب ساتھ موجود تھے, اور پنجاب حکومت نے ٹھان لی ہے کہ جو چینی ہے وہ کم قیمت پہ لوگوں کو دستیاب ہو. لیکن یہ ہے امپورٹ کی گئی ہے 2 لاکھ ٹن, اب جب تک وہ دوسری گنے کی کرشنگ وغیرہ ہو جائے گی تو آئی ہوپ کہ جو ریٹس ہیں اس کو مینٹین کر لیا جائے گا. اب ایک اور اہم معاملہ ہے اور اہم خبر ہے, وہ یہ ہے فارن فنڈنگ کیس سے متعلق کہ اچھا اس کو بھی ایک بڑا عرصہ ہو گیا, جس طرح سے ہم نے شروع میں تذکرہ کیا کہ یہ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن
कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से, और उसमें मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से, बेकायदगियों के हवाले से, इलीगल एक्वायरिंग के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, जिस पर एक अरसे तक हम देख रहे हैं कि ये मामला चलता रहा। फिर स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, फिर उसने भी मामलात को, जस्ट इमेजिन कि जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी 80 से 85 मीटिंग्स हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए भी जाहिर है कि सब्र आमूज मरहला रहा, और जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए भी एक इम्तिहान है। लेंथी प्रोसेस। और अब इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी तौर पर, क्योंकि फारूक हबीब साहब ने इस पे एक दरख्वास्त भी दी थी इलेक्शन कमीशन में, तो उस पर जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक, क्योंकि वो गए थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं उनको भी खोला जाए, ताकि पता चल सके कि इनके कितने बेनामी अकाउंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो अब हुआ ये है कि जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस से मुमासलत रखते हैं। फारूक हबीब जो है 8 दिन तक माहिरीन के हमरा इन दस्तावेजात का ये जायजा ले सकते हैं, और 5 दिन में उनको तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम भी देने होंगे। साथ में वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि बिलावल और मरियम के जाली अकाउंट्स सामने लेकर आएंगे, और पीटीआई के लिए गड़ा खोदने वाले खुद इस गड़े में गिर जाएंगे। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। चलेगा मरियम सफदर को, बिलावल को, कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। अब इनको मजीद जो है वो छुपने का मौका किसी सूरत जो है वो नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड़े के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे, आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पीडीएम पर तनकीद की है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हसास तरीन दिनों से गुजर रहा है, और अफगानिस्तान के हालात मद्देनज़र रखकर फैसला ना किया तो नुकसान उनका ही होगा। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है, वहाँ सुकून होगा तो यहाँ सुकून होगा, वहाँ अगर बदअमनी के हालात हुए तो हमें वो भी फेस करना पड़ेगा। एहतियात की ज़रूरत है। पीडीएम सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। वैसे अगर पीडीएम को बात करें तो पीडीएम को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी संजीदा नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत नहीं गिरा सकती, ये उसी दिन खत्म होगी थी जिस दिन पंजाब हुकूमत गिराने से पीछे हटी थी। पीडीएम नहीं गिरा सकती है। चेयरमैन बिलावल ने सही कहा कि मुनाफिक वाली जो पार्टीज हैं इसमें बैठी हुई है। मैं उस दिन से इस पीडीएम को खत्म समझता हूँ जिस दिन से पीडीएम ने पंजाब के हुकूमत गिराने में लास्ट मोमेंट में जवाब दे दिया था। जो मौलाना फजल रहमान को कहा गया था 2 साल पहले कि धरना लेकर आओ इस्लामाबाद में, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मियां साहब की और मौलाना फजल रहमान की दोस्ती जो है वो काम आ गई ना मियां साहब, और अब एक और काम आ जाएगी। तो जनाब इसी पर अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सदाकत अली अब्बासी साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमने अपडेट देखी है और ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया, आपके चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा है कि आप खासे मुतमईन हैं। क्या लगता है क्या निकलेगा इसमें से? जी सती साहब, मदिया बहुत शुक्रिया। देखें, हम तहरीक इंसाफ हैं और अगर इंसाफ जब भी वो उसको परवान चढ़ेगा हमें खुशी होगी। हमारा ख्याल था कि ये जो ईसीपी में केसेस चल रहे हैं वो उसमें कोई बराबरी की बुनियाद नहीं थी और पीटीआई पे एक प्रेशर था, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो असल में जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं वो ऐसे ही एक उसमें एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो आज बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही छलनी से गुजारें, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। पीटीआई वाहिद जमात है जो इंटरनेशनली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी मुनज़्ज़म जमात है जिसके इंटरनेशनल चैप्टर्स बाकायदा फंड रेजिंग करते हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 लोगों का डाटा फ्राहम किया है, जबकि दूसरी पार्टीज़ आपको पता है कि उनके डोनर्स भी वो उनके फाइनेंसर्स होते हैं और मुख्तलिफ ठेकेदार हैं। आज जो फ़रोख का केस है कल, उसमें 12 अकाउंट्स नून लीग के और 7 अकाउंट पीपल्स पार्टी के जाली हैं, और अब मेरा ख्याल है कौम के सामने ये सारी बात आनी चाहिए
کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی، اس لیے میں مطمئن ہوں. صحیح. اچھا باسی صاحب، جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمام تر پارٹیز کو ایک ہی چھلنی سے گزارنا چاہیے، اور ابھی آپ نے جیسے نمبرز بھی ہمارے سے شیئر کر دیے کہ مسلم لیگ نون کی 12 ایسی جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آپ نے بتا دیے 9 اکاؤنٹس ہیں. تو مجھے بتائیں یہ جو دن دیے گئے ہیں کہ 8 دن میں فاروق حبیب صاحب کو along with the team ان کو معائنہ کرنا ہے، ان پیپرز کو وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن کافی ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ مزید عدالت سے اور الیکشن کمیشن سے وقت مانگیں اس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کا وہ ایکسپرٹ ہیں، اور اگر اس میں زیادہ ٹائم چاہیے ہوا تو وہ بھی میرا خیال ہے دے دیا جائے گا، بیکاز پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ان کو کھولنے کا اور ان کو ان کی اسکروٹنی کرنے کا پورا موقع دیا گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا قوم کو سمجھ لگ جائے گی کہ کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ ملکی مفاد میں، ملکی قانون کے مطابق ان کا ساری جو ہے وہ مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور چلنا ہے، اور کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ اصل میں مافیاز ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارا خیال ہے اور ہمارا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چونکہ لیڈرشپ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے، اور وہ اپنی پارٹیز کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے، ذاتی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہیں. تو ہمیں اس کا خاصا ایک لحاظ سے اندازہ ہے کہ کافی ہوش ربا انکشافات آنے والے ہیں اور ایک بڑا پنڈوراز باکس کھلنے والا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ صداقت صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آگے الیکشنز بھی اب ظاہر 2 سال رہ گئے ہیں لیکن قریب ہی ہیں، کیونکہ ابھی سینسس بھی ہونا ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور عوام کی نظریں بھی اس پہ ہیں. تحریک انصاف بھی ظاہر یہ چاہے گی کہ جلد از جلد اس معاملے کا فیصلہ ہو. یہ جو اسکروٹنی کے معاملات تھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اس پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ کہ اگر اکبر ایس بابر صاحب کو 40 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ ان سارے معاملات پر غور کر لیتے ہیں، تو اسکروٹنی کمیٹی نے انہی پیپرز پر غور کرنے کے لیے 3 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے تھا اس پروسیس کو، جتنا ٹائم لگ گیا اب تک؟ دیکھیں اشفاق، یہ بیسیکلی ایک پروسیجرل بات تھی. سب کو پتہ ہے اور سب لوگوں کو، ایون پیپلز پارٹی اور نون کو ہی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس میں کوئی پیسوں کے لین دین پہ کبھی الزام نہ لگا ہے نہ لگ سکتا ہے. اکبر ایس بابر ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ وہ کام کرتے رہے، ان کو پارٹی تنظیم سے اختلافات کی بنیاد پہ نکالا گیا، وہ ریئیکشنری ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں. لیکن میں دوبارہ کہوں کہ پی ٹی آئی پہ اور تو کوئی آپ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ یا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی پہ آپ پیسوں کے غبن کا یا پیسے ادھر ادھر کرنے کا یا ممنوع فنڈنگ یا غیر ملکی فنڈنگ کا، بٹ دس از جسٹ دا بگننگ سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے کہ کوئی الزام لگے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو وفاقی حکومت میں کام کرنے کا پہلی دفعہ موقع ملا ہے، تو یہ تو چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی صداقت اور امانت کے حوالے سے، لیکن سوال کرنا تو کسی کا بھی حق ہو سکتا ہے. بالکل نا، میں تو آپ نے کہا آپ کیوں مطمئن ہیں، میں کہا بالکل مطمئن ہوں. اگر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پروسیس سے گزرتی ہیں اور اس میں کس کی ممنوع فنڈنگ ہے سب کے سامنے آتی ہے تو قوم کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کو پتہ نا محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ نواز شریف کو اسامہ بن لادن نے فنڈنگ دی تھی ان کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں. تو اچھا ہے کہ ایک دفعہ پولیٹیکل پارٹی کسی پروسیس سے گزریں اور یہ بھی ایک ادارے بنے، انسٹیٹیوشن بنے اور یہ بھی خاندانوں سے بھی نکلیں اور یہ لوگوں کے ذاتی معاملات سے نکل کے عوامی پارٹیز بنے. اور یہ اچھا پروسیس ہے میرا خیال ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ویسے یہ روایت بھی قائم ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات سے نکل کے نا ذرا پولیٹیکل بات چیت ہی ہونی چاہیے. یہ تمام تر پارٹیز پہ بات جو ہے وہ صادق آتی. بہت شکریہ جی. صداقت علی باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم جلدی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تعلقات کو بحث چھڑ پڑی ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں یکساں ایک پیج پہ نہیں ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا ایک پیج پہ ہیں، پتہ نہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے. جی 16 تاریخ کو فیصل آباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. 18 کو پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوگا 1 ہفتے کے بعد، اور اس میں آئندہ کے جو لائے عمل ہے پی ایم ایل پی ڈی ایم کا وہ طے کیا جائے گا. نہیں، پی ڈی ایم سے پارٹی خود چھوڑ کر گئی ہے
تو اپوزیشن میں وہ شامل ہے، تو اپوزیشن میں مشاورت ان سے ہر معاملے پر ہوتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. بہت شکریہ. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور جب بریک میں اور ستی کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھئی 2 سال میں ہم نے دیکھا کیونکہ کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ بیک فوٹ پہ چلی گئیں. ایک تو ہم نے دیکھا جیسے پنجاب میں ڈاکٹر سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھی 2 سال ڈینگی پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ 2 سال جو ساری تر جو صحت کے محکمے کی جو توجہ مرکوز تھی وہ تھی کووڈ کا خاتمہ کیسے ہوگا. سر یہ ایک ڈینگی نہیں تھا، اور بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں جن کے سدباب کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی somehow بیک فوٹ پہ چلا گیا. جیسے میزلز جو بچوں کو ہوتا ہے، نہ صرف بچوں کو ہوتا ہے بلکہ بڑوں میں بھی اس کا خطرہ ہے، وہ بھی خسرہ وہ بھی ستی وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے آئے بدن. سمجھ میں نہیں آ رہا کریں کیا اس کا. اور جناب کریں کیا، اور یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرننگ ایشو ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لیتھل. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب، جو ڈاکٹر آف میڈیسن پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کووڈ کے دوران ہوا یہ ہے کہ لوگ گھروں تک محدود رہے ہیں، اور شاید لگتا یہ ہے کہ بیسک جو ویکسینیشن ہوتی ہیں، جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ایک ویکسینیشن دوسری، پھر اس کے بعد بوسٹر شاٹس، بچوں کی بیسک ویکسینیشن کے لیے بھی لوگ گھروں سے شاید نہیں نکل پائے. یہ بھی ایک ریزن ہے اس کا پھیلنے کے. ہاں آف کورس، ایک تو کووڈ میں لوگ خوف سے نہیں نکلتے تھے، دوسرا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ احتیاط سے لوگ نہیں ڈرتے ہیں کہ احتیاط کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو احتیاط کی امپورٹنس ہے کہ فلو لائک النیسز کوئی بھی ہو، چاہے ایپیڈیمک ہو جائے، اینڈیمک ہو جائے، مطلب شہر میں پھیل جائے یا گھروں میں پھیل جائے، اس میں سب سے زیادہ جو انفیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے خسرہ ہے، جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور تیزی سے جان لیوا بیماری کے طور پہ بچوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. اس میں میزلز جب خطرناک طریقے سے کب پریزنٹ ہوتا ہے، جب میزلز نمونیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میزلز ڈائریا ہوتا ہے، وہ انٹینسو کیئر میں بچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ بچہ پریزنٹ ہوتا ہے. میزلز کی ویکسین سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو لوگ کبھی کبھی نہیں کرواتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو پتہ نہیں نا کہ میزلز کی ویکسین، بہت سارے لوگ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں. اچھا جی میزلز کی ویکسین بچوں کو کب لگوانی ہوتی ہے؟ اچھا جی وہ تو اگر آپ ہسپتال گئے اور بچوں کا روٹین چیک اپ ہو تو پھر جو تمام چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویکسین میں سے بلکہ کارڈ کب لگنی. ہاں نہیں، ویکسینیشن کارڈ بچے جب پیدا ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے، پھر ان کا ایک کارڈ ملتا ہے، اس کے اندر پورا ٹائم وغیرہ لکھا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. بس پہلے سال کی ویکسینیشن. کئی دفعہ لوگوں کو مس کنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ جان لے لیں گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ویکسینز کا فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے. میزلس کی ویکسینز ہو یا پولیو کی ویکسینز ہو یا بی سی جی کی ویکسینز ہو یا ٹی ٹی اے پی کی ویکسینز ہے یا پولیو کی ویکسینز ہیں، ہیمونوفیلس انفلوئنزا ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، چکن پاکس ہے، ٹائیفائڈ ہے، جو بہت سارے ہمارے ملک میں اور یا شہر میں سب سے زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیزز ہمارے یہاں موجود ہوتی ہیں. اب میزلس پھیلتا کیسے ہے؟ اب میزلس ایک بچے کو ہوا، جیسے فرض کریں کہ ایک پوری سوسائٹی میں 5 بچوں نے، اگر 2000 بچے رہتے ہیں، 5 بچوں نے ویکسین نہیں کروائی ہے اور ان کو میزلس لائک فلو ہو گیا، اس کے بعد میزلس ہو گیا، خسرہ ہو گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جب پھیلتا ہے تو پہلے انڈیمک ہوتا ہے، چھوٹے سے ایریا میں ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتے پھیلتے ایپیڈیمک ہو جاتا ہے، مطلب پورے شہر کو، پھر پورے ملک کو کور کرتا ہے. تو آپ کو پہلے تو یہ کنٹرول کرنا ہے کہ وہاں پہ اگر میزلس کہیں ہوا ہے تو آپ کو اسی وقت وہاں پہ ٹیم جانی چاہیے، ان بچوں کو الگ کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی میزلس کی ویکسین جو ہے وہ 72 آورس کے اندر اندر اس ایریا میں، نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ میں کر دینی چاہیے. 500 کلومیٹر میں وہ فوراً وہ اس پہ اثر کرتی ہے. بالکل آف کورس 72 آورس کے اندر اندر اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس ایریا میں میزلس پھیل رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ پہلے ان بچوں کو الگ کر دیں اس علاقے سے، اور اس کے بعد جو ہے ویکسینز کو پھیلا دیں، آٹومیٹکلی وہاں پہ میزلس نہیں ہوگا. اب میزلس جب ہوتا ہے تو پھر پورے علاقے کو کور کرتے کرتے پھر اب میزلس نکلنے سے پہلے آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات کہ میزلس نکلنے سے 2 دن پہلے اور 5 دن بعد انفیکٹیوٹی پیریڈ ہوتا ہے. اب ایک بچہ اس کو نہیں پتا کہ کل مجھے میزلس ہونے ہیں یا پرسوں مجھے میزلس ہونے ہیں،
माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, सिर्फ फ्लू था उसको, खांसी थी या नज़ला था या आई में इन्फेक्शन था, उन्होंने स्कूल भेज दिया। अब वो तो जितने भी बच्चे होंगे उनको इन्फेक्ट कर देगा, बिल्कुल। और वो मीजल्स इस तरह फैलता है, इसी तरह फैलता मेजर रहता है। सिम्टम्स यही है कि नज़ला, जुकाम और आंखों में इन्फेक्शन हो, या और इसके अलावा भी सिम्टम्स हैं कि हम इसके पकड़ सकते हैं? 5 फीचर्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में 104, 103 फीवर होता है पहले। इसके बाद जो है अंदर के जबड़े के अंदर वाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। ओके। इसके बाद ये 3 सी आते हैं, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन होता, सीवियर कोराइजर मतलब सीवियर नज़ला होना, और फिर सीवियर किस्म की कफ होना। स्टार्ट होती है 2 डेज बाद, लेकिन 2 डेज में स्पॉट्स वगैरह जो रेड स्पॉट बाद में पड़ता है, मीजल्स बाद में फैलता है। पहले ये 5 अलामात पहले आती हैं, इसके बाद मीजल्स स्टार्ट होता है फ्रॉम द अपर साइड से और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। उसकी कंट्रोल में यही है कि विटामिन ए, जो अभी कैंपेन में हमारी गवर्नमेंट ने EPI के अभी विटामिन ए के कैप्सूल्स की बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल कर रहा होता है। विटामिन ए, ठीक। बिल्कुल। तो ये कंट्रोल से कई दफ़ा मीजल्स रुकता भी है। अब ज़रा ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से, तो इसके लिए जो वैसे वैक्सीन दस्तयाब है वो MMR की होती है, जो मम्प्स, मीजल्स और रुबेला के लिए यूज़ है। अच्छा, ये कितने शॉट्स होते हैं इसके और कितने कितने अरसे में? उसमें पहले होता है 9 मंथ्स पे, फिर होता है 15 मंथ्स में, और फिर होता है 4 अच्छा, ईयर्स पे। जैसे एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है वो 6 से 7 साल तक वैलिड होता है, मतलब उसके अंदर सारी वैक्सीन्स की एक डिटेल होती है। तो ये क्या सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है या सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लोग ट्रैक रख सकते हैं? और ये भी साथ हो जाएगा कि लोग इसके बारे में केयर भी करते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड को हमें मेंटेन करना होता है और हर 6 साल बाद नया बनवाना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले तो जो EPI वैक्सीन है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की प्रोग्राम में 9 महीने तक वैक्सीन होती है। ठीक है। और वहाँ तक सिर्फ मीजल्स की वैक्सीन लास्ट होती है। ठीक जो है। प्राइवेट वैक्सीन है वो सारी अलग हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो वैक्सीन प्राइवेट में आ जाती है। ओके। अब MMR है, मीजल्स, मम्स, रुबेला है, कोविड के उसमें वो शॉर्ट हो गई है। चिकन पॉक्स इस शॉर्ट जो प्राइवेट में मिलती है। मीजल्स अभी भी है मौजूद, लेकिन लोग कई दफ़ा अवेयर नहीं होते लगाने के लिए, उनको जाने के लिए जाते नहीं हैं। ओके। पहले कोविड से पहले तो मीजल्स के कैंपेन्स होती थी और मीजल्स लगाया जाता था विटामिन ए के साथ, कि मीजल्स की वैक्सीन से मीजल्स प्रोटेक्ट हो और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन ए पिला दिया जाता था। फिर कोविड में वो कम हो गया और ऑटोमेटिकली ये मीजल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा फैला, और इसी तरह ही रुबेला फैलता है और इसी तरह मम्स भी फैलता है, तो इसी तरह चिकन पॉक्स भी फैलता है। बहुत आपको बड़ी मोहतात होना पड़ेगा बच्चों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब क्विकली बता दें, खाने में बच्चों को ऐसी क्या चीज़ खिलाएं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो इस हवाले से? देखिए, खाने में सबसे ज़्यादा 100% जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं ना, वो सब्जियाँ हैं और फ्रूट्स हैं, जिसमें आपके विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, मिनरल सब ज़्यादा मिल रहा होता है। उसमें सबसे अच्छा जो है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि ABC, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, मिरेकल जूस है, रोज सुबह बच्चों को पिलाएं। इसमें आयरन भी मिलता है, इट्स सो सूदिंग, वेरी एनर्जेटिक, और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कैरेट में विटामिन ए एक्स्ट्रा मिलता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्लस साथ में जो फल, जो वेजिटेबल्स ग्राउंड के अंदर होते हैं उसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है, तो आपके लंग्स और आपके जो अस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ये जो बीटरूट और कैरेट से। अच्छा, ये जो मास्क जो हम कोविड के लिए पहनते हैं, ये थोड़ा बचाव करते हैं इस वायरस के अगेंस्ट? नहीं, मीजल्स के साथ मास्क का कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, क्योंकि मीजल्स इस एपिडेमिक और ये फैलता है। अच्छा, तो ये इसको मास्क इज ऑलवेज फॉर द लंग्स प्रोटेक्शन और फ्लू के लिए। ठीक है। ये नो डाउट इस दफ़ा जो फ्लू है वो बहुत कम रहा है अडल्ट एज में, बच्चों में नहीं रहा, लेकिन बड़ों में मास्क की वजह से फ्लू लाइक इलनेसेस बहुत कम हुई हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम जैसे छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान के खेल को नुकसान पहुंचाने में भारत कभी भी जो है ना वो पीछे नहीं रहता, और अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो बिल्कुल साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान दुश्मनी की उन्होंने इतनी इंतहा कर दी कि जो पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल मिलना था उससे भी महरूम कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी कोच और खिलाड़ियों का दावा है कि जो पैनल में मौजूद भारतीय जजेस थे उन्होंने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से मुतालिक मेरिट पर फैसला ही नहीं किया। मेरिट पे फैसला करते जनाब तो गोल्ड मेडल हमारे पास होता। अच्छा जी, ये तो चले एक अलग बात हुई, लेकिन इन हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा, साथ ही 3 सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। ये तस्वीर और फुटेजेस आप उन जवानों की देख रहे हैं जिन्होंने ये मेडल हासिल किए, और दरमियान में मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब, जो कि 50+ कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और इससे पहले मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद साहब।
वालेकुम सलाम। भाई बताइए, एक तो मैं हैरान हूँ, मैंने आपको देखते ही कहा भी और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लगते ही नहीं वाकईतन 50 प्लस कैटेगरी में आपने कम्पीट किया। 50 और 60 तक। एज क्या है आपकी? 60 हो गई। 60 पहले भी हमारे शो में आए थे, लेकिन उस पहले वक्त आए। हमने डीएसएन जिनके पास भेजी थी, लेकिन आज ये बनफ से नफीस खुद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो सर ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये तो बताएं। घर वालों की कितनी एक्सपेक्टेशंस थी? नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये पहला ही था और थोड़ा घबराया तो मैं था स्टेज के ऊपर जाने की, इतना बड़ा स्टेज और कंपटीशन करना, क्योंकि इधर 40 ममालिक आए हुए थे उधर। और मैंने अच्छा, फिर ये तेल शेल मलते हैं जिस्म पे, इसकी क्या वजह होती है? ये जेल होती है ना ऊपर से। अच्छा, ये जब लाइट जिसम में ऊपर पड़ती है ना, फिर ये मसल जो होता है ना ज्यादा शो होता है। कार्ड्स जो है वो तमाम कार्ड्स ज्यादा शो होते हैं। वैसे आइल से जजों को पता नहीं चलता भाई ये क्या है। अच्छा पता करता हूं। अच्छा मैं गल दसो अब्दुल वहीद साहब, एक तो तुसी पंजाबी हो तो मेरे खुशी बड़ी हो रही है। ए तुसी किन्ने अरसे मेहनत कीती सी इस पूरे इवेंट वास्ते? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। अच्छा, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और आप पहली बार जा रहे थे इस कंपटीशन पहले के मैंने लिए? कंपटीशन मैं पहले गेम मेरी जारी थी। जारी हाँ। थी। पहले मेरी गेम जारी थी। मैं कहा मैंने गेम छोड़नी नहीं है। हाँ। अच्छा, और कुछ जो मेरे सीनियर थे उनके आपने गेम छोड़नी है, थोड़ी थोड़ी गेम करके रखनी है। हाँ। पर मैं अच्छी गेम करता था। अच्छा, मैंने गेम लगा के रखी। मैं कहा जब भी कंपटीशन आए पकड़ लेना, अच्छा। जाने नहीं देना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अब मैंने ये किया। बताएं कि जो वहाँ पर आपके हरीफ थे इस कैटेगरी में, तो आप जीते हैं, तो उनका आपको देख के क्या कहना था? बड़े खुश होंगे या बड़े हैरान भी होंगे कि यार मैंने जब देखा तो मेरे से बड़ा उम्र में कम भी थे। अच्छा, और मेरे साथ एक इंडिया का भी एक लड़का आया था। अच्छा, और बाकी ईरान वाले भी थे। अच्छा। वो दूसरे अपना काफी और मुल्कों के भी वो लड़के लड़का थे। भी 5 60 की कैटेगरी में 5 था? या 60 कैटेगरी उम्र। लड़का ही कहेंगे उनको भाई। कम ही उम्र थी उनकी। अच्छा, मेरे कितनी को उम्र होगी उनकी वैसे? 50 से भी कम उम्र लगती थी उन लोगों की। अच्छा। मैंने फिर भी उन्होंने मेरी कैटेगरी में डाला। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह की ताकत मेरे साथ थी, पाकिस्तान की दुआएं मेरे साथ थी, घर वालों की सब स्टूडेंट्स की मेरी दुआएं मेरे साथ थी। इंशाल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह मदद, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। और मैंने जोश से ये पोजी की और अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बात जब है। रिजल्ट आया और तो आप अपनी रूटीन जरा आप हमें बताएं कि आप मतलब एक्सरसाइज 30 साल की उम्र में करने में और 60 साल की उम्र में करने में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा। बंदा नाम उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन करना क्या, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं या वैसे ही? नहीं तो कुछ थोड़ी चेंजिंग लाने वो पड़ते क्या हैं। होते जैसे जैसे चेंजिंग ये होती है जब तो थोड़ा बंदा ओल्ड मैन हो जाता है, वो ट्रेनिंग उसे टेक्निक के हिसाब से लगानी पड़ती है। अच्छा, ताकि इंजरी इंजरीज होती है। इतना वेट ज्यादा नहीं, नॉर्मल वेट में जब आपकी फिटनेस हो इसमें। हाँ। और खुराक का भी? और डाइट प्लान का इसमें बहुत रोल होता है। अच्छा, वो क्या डाइट होता है? प्लान आपकी अच्छी होगी, आपको 5 टाइम या 7 टाइम मिलेगा खाने को लिए। जैसे 3 घंटे बाद हमें खा रहे हैं अच्छा, तो मिलेगा आपको। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट हो जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ये स्मॉल पोर्शन में आप खाते हैं, थोड़े तगड़े पोर्शन में खाते हैं? जब तो कंपटीशन आते हैं पहले तो बस थोड़े तगड़े में खाते हैं। जब कंपटीशन आते हैं फिर 3 माह तो हम रोटी नहीं खाते। अच्छा, अच्छा, हाँ, last मीठा में बंद आपने होता है बताया हमारा। था? मीठा क्या? खाते ही नहीं है। मीठा पता तो नहीं? बिल्कुल अवॉइड करते हैं हम। ओके। कितने अच्छा, अंडे वैसे भी खाते हैं? अवॉइड करते हैं? वैसे जब आप इस फील्ड में बढ़ गए ना, जब आपने देखना यार मीठे जिस्म खराब हो रहा है, आप खाएंगे नहीं। ऐसा मतलब हो जाए यार मसाले वाली चीज़ हमने खानी नहीं है। और अच्छा। नमक भी कम कर देते हैं, क्योंकि नमक जो है ना आपकी बॉडी के कट्स हैं वो खत्म करने लग जाते हैं, बॉडी में पानी रिटेन करने लग जाते हैं। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अच्छा, हाँ, वो और जो मसल मेरे टूट सीनियर हैं फटता वो उससे। मुझे पानी नहीं छोड़ने देते। जान, वो कहते हैं जान है तो जहान है भाई साहब। ठीक है। जान होगी तो हार जाएगा, कोई बात नहीं, कंपटीशन हार जाएगा ना यार। जान तो ना जाए बंदे की। हाँ, बेशक। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो वर्कआउट आप करते हैं इसके अंदर मसल्स बनाना ज्यादा मुश्किल काम है या पेट कम करना मुश्किल काम है ज्यादा? ये साथ साथ होता चला जाता है? ये साथ साथ ही होता जाता है। इसका साथ साथ हम वर्जिश लगाएंगे ऊपर सारे जिस्म की, ठीक है। और साथ कार्डियो भी करना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ। पेट के लिए अच्छा। पेट भी लगाना पड़ेगा आपको सारा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप जिस कंपटीशन में गए थे वहाँ पे और बहुत सारे इंटरनेशनल हमने देखा बॉडी बिल्डर्स भी आए हुए थे, उनके साथ कोचेस भी होते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो कि प्रॉपर उनका ख्याल रख रहे होते हैं। आप क्योंकि खुद भी कोच, अपना आप जिम भी है तो आप लोगों को कसरत ऐसे भी कराते हैं। कितना फ़र्क देखा आपने उनकी ट्रेनिंग में? जैसे उनके साथ न्यूट्रिशनल मौजूद था, उनकी टीमें बड़ी थी और आपकी टीम यहाँ पे मुख्तसर कम छोटी जैसे ना सी। देखो ने हमारे पास भी माशाल्लाह सहेल अनवर साहब हमारे साथ थे। उन्होंने सरपरस्ती हमारी की है टीम की सारी। और हमें तो देखो खुद को पैसे लगाने पड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे को। चलें। टॉप सिटी वालों ने हमें सपोर्ट की, गर्ल्स वालों ने हमारे साथ सपोर्ट की, और तब हम इस मरहले तक पहुँचे हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आगे भी आपका साथ दे। और हमारे लिए बड़ी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद जनाब गोल्ड मेडल जीता।
तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी स्टूडियोज में जी तशरीफ पहली बार गए देखा और छा गया अब्दुल भाई साहब। यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग की मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और छोटी सी ब्रेक के बाद बाखबर सवेरा में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मैं आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दीक और मैं आपके साथ मौजूद हूँ मदीहा नकवी। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे, क्योंकि देखिए सुबह सुबह ना अच्छी बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे शो में हमारे पास बहुत अच्छी बातें नहीं होती, क्योंकि देखिए हम तो वही चीज़ें आपके सामने ला के रखते हैं जो कि हमारे आसपास हो रही होती हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं और सती कोशिश करते हैं कि वैसे कुछ छोटा मोटा आपस में मजाक करते हैं ताकि आपका मूड अच्छा रहे, क्योंकि सुबह अगर आपका मूड अच्छा हुआ ना सारा दिन बेहतरीन गुजरता है। और आपको याद है ना पिछले दिन हमने खबर भी की थी जिसमें था कि जी देयर इज ऑफिस इन जापान जहां पर आपको सुबह मुस्कुराते हुए एंटर होना है। हाँ जी, कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि जब आप सुबह सुबह मुस्कुराहट से आगाज करेंगे और आपको पता है कि आपने दिन हंसते हुए गुजारना है, तो वाकई दिन हंसते से गुजर जाता है। एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। कई मुल्कों में, मिसाल के तौर पर थाईलैंड या उसके आसपास के ममालिक में, वहाँ पर लोग जनरली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के आपको ग्रीट करते हैं। और वहाँ पर कुछ अरसा रह के आ जाए, मैं कुछ अरसा रहा और उसके बाद आया तो मेरी मुस्कुराने की आदत हो गई थी। और यहाँ पर लोग पूछते भाई क्यों मैं मुस्कुरा आपको रहे हैं? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, आप अब अमेरिका चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, आप जब सुबह निकलते भी हैं ऑफिस के लिए भी जा रहे होते हैं और सामने से कोई लिफ्ट में भी आपको मिल जाए तो वो आपको एक अच्छी स्माइल के साथ वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, साथ ही पूछेगा कि हाउ आर यू, और आप उसको जवाब देंगे और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना आप होंगे। पाकिस्तान में मसला ये कि अगर आप किसी को हंस के देख लें तो वो अपना ऑफिस छोड़ के आपको आपके ऑफिस तक छोड़ने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि जब हम महंगाई की अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं महंगी हो जाएंगी। IMF से अच्छा तरीन साहब जो है वो अमेरिका रवाना हुए हुए हैं और वो वहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे, तो $1 अरब की किस्त के हवाले से उसके भी असरात पड़ेंगे, क्योंकि IMF ने रखनी अपनी शराइत और वो कशकोल तोड़ने का जो दावा था वो फिर हवा हो जाएगा एक बार फिर से। खैर हर हुकूमती वो दावा करती रहती है लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं रहते या थोड़े फासले पे होते हैं या किसी वजह से नाराज़ होते हैं, उनको मामलात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब तरीन साहब की मिसाल ले लें, जहांगीर तरीन साहब, दूसरे तरीन साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब महंगाई एक बड़ा मसला है और बाकी चीज़ों को छोड़ के हुकूमत इस जानिब पे फोकस करे। लेकिन क्या हुकूमती वज़रा को ये चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती? उसके लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना होता है कश्ती से, क्या वजह है? ये मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पे मोस्टली जो एम्फेसाइज होता है वो ये होता है कि जी जो ऑपोजिशन के जो ऑपोजिशन के जितने भी रहनुमा उनको थोड़ा बहुत आड़े हाथों लिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चाहिए बिल्कुल इग्नोर करें उनको, ठीक है। और आपने कहा जी हमने सिर्फ महंगाई को एड्रेस करना है ताकि सुबह सुबह हमारे चेहरों पे भी मुस्कुराहट जो है वो दिल से निकल सके। हमें पता हो कि हाँ चीनी सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता मिलेगा, रुपए की जो कदर है वो मुस्ताकुम होती चली जा रही है। खैर मुझे लगता है डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई है तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले 10 बजे की टॉप स्टोरीज क्या हैं इन पर नजर डाल लेते हैं। बलूचिस्तान के सियासी मैदान में हलचल, तब्दीली के आसार नुमायां। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई। नाराज अरकान का कहना है कि जाम कमाल को इज्जत से मुस्ताफी होने की पेशकश की लेकिन वो मुकाबले पर उतर आए। छाती का कैंसर खवातीन का खतरनाक मर्ज। रवां माह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आगाही मुहिम जारी, खवातीन में शऊर उजागर करने की कोशिश। अलामात के बावजूद इलाज से दूर रहना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ। कराची समेत सिंध में गुटखे और मावे की फरोख्त में पुलिस के मुलविस होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। जी तो अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की, जहां पर वैसे तो हम देखते हैं कि आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, असम्बली वहां की सबसे छोटी है, लेकिन वहां पर अक्सर सियासी हलचल मची रहती है और अभी गुज़िश्ता चंद माह से ये सिलसिला जारी है। इस वक्त भी खासी हलचल है और जो तब्दीली के आसार हैं वो अब नुमायां होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जी, और वो इसलिए क्योंकि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। और इस तहरीके अदम एतमाद में आपको ये भी बताते चले कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस पसिंजो, असदुल्ला बलोच, नसीबुल्लाह मरी, जहूर बुलेदी समेत
14 नाराज अरकान के दस्तखत शामिल हैं और नाराज अरकान अब ये कह रहे हैं कि जाम कमाल को इज्जत से मुस्ताफी होने की पेशकश की थी, मगर वो मुकाबले पर उतर आए हैं, वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, अब उन्हें घर जाना होगा। क्या कहना था नाराज अरकान का, पहले आपको सुनवाते हैं। आज हम 14 मेंबरान असेंबली उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद सेक्रेटरी असेंबली को पेश कर दिया है। अक्सरियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, BNP अवामी और PTI भी इस आदम एतमाद की तहरीक में शामिल हैं। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है जाम कमाल। वो बाप पार्टी बड़ी मेहनत से बनाई गई है, अपने इक़्तिदार को आगे ना करें बल्कि पार्टी के मुफादात को आगे करते हुए पार्टी को टूटने से बचाने के लिए मेहरबानी करके मुस्तफ़ी हो जाएं, नहीं तो ये बड़ी मेहनत वाली पार्टी टूट फूट का शिकार होगी। पूरा सेक्रेटरीट इस वक्त बंद है, बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक अनारकी का माहौल पैदा हो रहा है। हमने कबायली और इखलाकी सियासी रवायत को अपनाते हुए जाम को इज्जत का रास्ता दे दिया। अभी वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, तो इस मुकाबले में हार सिर्फ जाम का होगा। जी बिल्कुल। और उधर गवर्नर बलूचिस्तान खुसूसी तैयारी में इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का इम्कान है और गवर्नर अहम शख्सियात से मुशावरत करके इजलास बुलाने का फैसला भी करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अब ये कहिएगा कि आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद थे कि जो नाराज़ अरकान हैं उनको मना लिया जाएगा, जो रूठे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम शामिल हैं। क्या आप भी इतने पुरुमीद हैं कि अभी भी मसला हल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मना लेंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल पुरुमीद हैं। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तिवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, और हमें बिल्कुल उम्मीद है। और जो हमारे दोस्त आज कल जाके उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा की है, उनको मनाने की हम कोशिश जारी रखेंगे। हमारे दोस्त हैं, एक घर का मसला है और इंशाल्लाह इस मसले को हम हल करेंगे और दोस्त इंशाल्लाह भरपूर हम कोशिश करेंगे मनाने में और मान जाएंगे। अच्छा, ऑपोजिशन का ये मुतालबा है और अब तो कुछ हुकूमती अरकान भी, नाराज़ अरकान भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, वो अक्सरियत खो चुके हैं। क्या वाक़तन ऐसा है और कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि हम चेयरमैन सेनेट साहब को भी देख रहे हैं, काफ़ी लोगों के इंटरवेंशन के बावजूद सुलझ नहीं रहे? लेकिन अगर अक्सरियत खो चुके होते वज़ीर आला साहब, वो खुद रिज़ाइन कर देते। उन्होंने तो बहुत पहले कहा, चूँकि उनके साथ अक्सरियत है और वो अक्सरियत भी बलूचिस्तान असम्बली ही के अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की उसमें अक्सरियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी, HDP, JWP। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ हैं और इनका भी फर्म मौक़िफ़ है कि हम अक्सरियत में हैं और अक़लियत वो अक्सरियत को डिक्टेट नहीं कर सकती। और अक्सरियती अरकान का ये फ़ैसला है कि CM साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। और जब खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि CM साहब उन्होंने खुद पहले बताया, एक माह कबल बल्कि, कि अगर उनके पास अक्सरियत नहीं रहता वो खुद रिज़ाइन कर देंगे। सही। अच्छा शाहवानी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नाराज़ अरकान है वो कह रहे हैं जी आप लोग अक्सरियत खो गए हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं जी हमारा अक्सरियत अभी भी हमारे पास है। तो इस पूरी सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन का जो किरदार है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अपोजिशन से राब्ते में हैं आप? राब्ते तो देखें, हमारे सियासी कभी टूटे ही नहीं, राब्ते हमेशा रहते हैं, राब्ते होते रहते हैं। वो भी अरकान असम्बली हैं, तो राब्तों का सिलसिला डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर में हमारे बलूचिस्तान के रवायात में वो जारी व सारी रहता है। इंशाल्लाह राब्ते हैं उनके साथ भी। अच्छा, अब बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं, BNP अवामी और PTI अरकान भी तब्दीली चाहते हैं। आपको लगता है कि तब्दीली हो जाएगी? नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक रुकन जो है उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे दस्तखत किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का तमाम अपने अरकान के साथ आमी हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उन्होंने सपोर्ट का, हिमायत का इहादा किया CM साहब को। और वो एक रुकन जो पार्टी डायरेक्शन से हट कर अपने तौर पे जाके नाराज़ अरकान के साथ खड़े हैं,
पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने कल अपने मीडिया टॉक में ये कहा है कि वो जो रुकन है पीटीआई का वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है और उसको पाबंदी करना होगा। तो उस हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ बाकी इत्यादियों का क्लियर है। हाँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ अरकान जो अक्सरियत में है इस ग्रुप में 14 में 11 उनके हैं, 2 BNP अवामी के हैं, वो भी नाराज़ अरकान के साथ है। पीटीआई का सिर्फ एक है जो मैंने बता दिया कि पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर है सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने पहले ही बता दिया कि उसे पार्टी की बात मानना होगा। चलें देखें जी आगे जाके क्या, बिकॉज लियाकत शाहवानी साहब अभी भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल साउंड कर रहे हैं और अभी हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। 12 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 4 कुरान का सवाब मिलता है। मैंने घड़ी आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक साहब, इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाकिस्तान के साबिक डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी अपनी बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक, ये भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, सीनियर रहनुमा है, MNA रह चुकी हैं और इनकी अपनी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा खिदमत भी हमने देखा है कि वो पार्टीज़ के लिए हमेशा से वो रही हैं। और अभी हमने इसलिए देखा है कि कल एक्नॉलेज करने के लिए कल भी शहबाज शरीफ साहब कल वहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी सीनियर रहनुमा थे और इसके साथ साथ अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद वो जांबर ना हो सके और जहाने फानी से कूच करके 97 से लेकर 2018 तक वो हिस्सा रहे हैं नेशनल असेंबली का, बहुत एक्टिव रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर भी, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और उनकी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता करें। आमीन। अच्छा जी, जरा दोबारा चलते हैं बलूचिस्तान असेंबली की जानिब, जहाँ पर अभी लियाकत शाहवानी साहब जो कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है वो हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वो नज़र आ रहे थे कि नहीं जी अभी भी अक्सरियत जो है ना वो हमारे पास ही है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा ये बताइएगा, अभी हमारी लियाकत शाहवानी साहब से बात हुई, वो बड़े पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे कि नहीं भाई हमारे पास अक्सरियत है और अकलियत जो है ना वो अक्सरियत को नहीं तोड़ सकती है और ना ही वो हुकूमत ला सकती है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है जो वो बता रही है शाहवानी साहब? देखिए जी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन बलूचिस्तान की सियासत की 15 सितंबर से ही तब्दील हो गई थी, जब अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी के पास जमा करवाई गई थी। बादाज़ा सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से गवर्नर बलूचिस्तान को मुरासला इरसाल किया गया था, जिसके तहत गवर्नर बलूचिस्तान ने असम्बली का इजलास कॉल करना था, लेकिन बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो मुस्तरद कर दी गई, उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए चूँकि उसमें टेक्निकल गलतियाँ थी। बादाज़ा 15 सितंबर से लेकर गुज़िश्ता कल तक मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, सियासी रहनुमाओं की मुतअद्दिद दौर चले इजलासों के, जबकि अगर हम जाम कमाल साहब के कैंप का जायज़ा लें तो वहाँ पर वो कैंप बड़ा पुरुमीद नज़र आया। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन और नाराज़ अरकान के कैंप की बात करें तो नाराज़ अरकान और अपोजिशन जो है वो अपने तय उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। लेकिन इस वक्त देखना ये होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं और अरकान असम्बली की जानिब से जो जिनकी तादाद 14 है, तहरीक अदम एतमाद एक मरतबा फिर बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी के पास जमा कराई गई, तो उसके बाद थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हलचल में इजाफा हुआ है। और जिस तरह आपके नोटिस में ये बात ज़रूर होगी कि गवर्नर बलूचिस्तान गुज़िश्ता रोज़ी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और आज वज़ीर आज़म और दीगर ज़ोमा से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। सो देखना अब ये होगा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को सही सिमत देने के लिए अब ज़ाहिर फ़ैसला इस्लामाबाद देना होगा। मुशावरत के बाद ही गवर्नर बलूचिस्तान कोयटा पहुँचेंगे और वो असम्बली इजलास कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि जिन 14 अरकान ने इस तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं उनमें अक्सरियत बाप पार्टी की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली नसीबुल्लाह मरी के दस्तखत भी इसमें शामिल हैं। तो साथ ही साथ अब वज़ीर आला जाम कमाल की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि उनके साथ इस वक्त कोalition गवर्नमेंट में शामिल अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ उनका कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान भी उनके कैंप में मौजूद है और वो उनका साथ दे रहे हैं, जिनमें अलल ऐलान जो है इस वक्त नवाबजादा तारिक मकसी, मीर ज़ियाउल्लाह लांगो
और दीगर चंद एक रहनुमा है जो वज़ीर आला जाम कमाल का साथ दे रहे हैं, जबकि नाराज़ अरकान का दूसरा कैंप है जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान इस वक्त शामिल हैं। सो अब देखना ये होगा, नंबर गेम की बात होगी कि वज़ीर आला जाम कमाल जिस तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं या जिस तरह वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत है, और दूसरी जानिब नाराज़ अरकान असम्बली का ये कहना है कि अक्सरियत उनके पास है। ये आज या कल या आइंदा 72 घंटे जो हैं इस हवाले से अहम है। लेकिन एक बात और भी देखनी होगी कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है सियासी उस हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में वैसे तो सयाहत के हवाले से बहुत स्कोप मौजूद है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सयाहत को फरोग दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इस हवाले से खासी फोकस्ड है कि किस तरीके से हमने सयाहत को परवान चढ़वाना है। अच्छा, खानपुर डैम के अतराफ का इलाका भी ऐसा ही है जहां पर खासी हम देखते हैं कि सयाहती सरगर्मियाँ हैं, पिकनिक स्पॉट भी है। लेकिन एक जो वीडियो हम आपके सामने शो करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, वो वीडियो ऐसी है जो कि एक सारिफ की जानिब से जिनका नाम ज़ैन बट है, उन्होंने शेयर की है सोशल मीडिया पे। पहले वो वीडियो आपको जरा दिखा देते हैं। अच्छा जी, जरा आप देख सकते हैं कि जैसे ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं, ये आपको पता भी चल रहा है कि ये 18 साल से कम उम्र के बंदे हैं। एक बंदे को पैराग्लाइडिंग स्टार्ट किया और जैसे वो हवा में गया है वहीं पर उसकी रस्सी टूटी और वो शख्स वहीं पे गिरा है। आप दुनिया जहान में देखते हैं जो पैराग्लाइडिंग, क्योंकि जब हम सयाहत की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली साइट सीइंग, यहाँ पर एक्टिविटीज भी होती है। और हमारे यहाँ एक्टिविटीज में आप देखें कि लाइसेंस्ड लोग भी मौजूद नहीं है। जी जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जी 18 साल से कम उम्र की लड़की कोई भी अगर आ जाए तो उसको मुंह उठा के, प्रॉपर गियर्स होते हैं, यहाँ पर जान जा सकती है। इस शख्स की तो जान नहीं गई, लेकिन सोचें इनको चोटें तो जरूर आई। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। दिस इज पैरासेलिंग। पैराग्लाइडिंग जो है वो एयरक्राफ्ट के जरिए होती है। दिस इज पैरासेलिंग, जिसमें एक बोट के साथ आपको आपकी रस्सी को बांध के फिर आगे वो खींचा जाता है। अच्छा, ये वीडियो पहले आपको एक दफा फिर से दिखा देते हैं कि हुआ क्या है। आपने देखा कि ज़ैन बट नामी शख्स ने पूरे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई उसने किया। इस तरह की वीडियोस हम देखते हैं ना तो हमें होता है कि हाँ भी हम भी जाके ट्राई करें, लेकिन अब से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो यहाँ पे हादसा होता है उसके बाद लोगों का जो दिल है वो दहल गया कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखिए 18 साल से भी कम उम्र के 2 बच्चे पैरासेलिंग करा रहे हैं एक शख्स को, ना उनके पास कोई लाइसेंस नजर आ रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी इक्विप्ड, ठीक है, प्रॉपर गियर्स होते हैं जाहिर है वो भी में नहीं नजर आए। बिल्कुल ना प्रॉपर गियर है। एक जो है वो हमने देखा है कि लाइफ जैकेट पहनाई गई है, लेकिन शायद उसको भी सही से प्रॉपर नहीं पहनाया गया होगा। हेलमेट इसके साथ नॉर्मली होते हैं, पहनाए जाते हैं। अच्छा, जो उसके साथ जो रोप होती है उसके साथ 2 कनेक्टिंग वो होते हैं, क्लिप्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर उसको पुश किया जाता है और जो धक्का देने वाले जो लोग होते हैं या उसको करने वाले, टाई अप करने वाले लोग होते हैं, वो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। दुनिया भर में हमने यही देखा है, लेकिन पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली हमने ये सीन देखा। और ऐसा कई दफ़ा हुआ होगा, कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि ऐसे वाक़यात रुनमा होते होंगे, लेकिन एट टाइम्स वो कैमरे उनको कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि ये दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़ाहिर है कि इस चीज़ को देखना होगा कि इससे एक तो मनफी इमेज जाता है कि ये सरगर्मियाँ ऐसी सेफ नहीं है, और दूसरा ये है कि लोग भी बददिल होते हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको दी जाती हैं। जब आप पैरासेलिंग करने जा रहे हो, आप पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हो, आप जिप लाइनिंग करने जा रहे हो, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सयाहती मकामात पे होती हैं, तो वहाँ पर पहले आपका कंसेंट आपसे लिया जाता है, आपसे साइन कराया जाता है। उससे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं, जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी मौजूद हों। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी अच्छा, इंस्ट्रक्टर्स तो मुझे दिखे नहीं ना, ये बच्चे लग रहे थे स्कूल छोड़ के, स्कूल जो है ना बंक करके, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। एग्जैक्टली ऐसे जैसे कोई पतंग को कन्नी ना देनी हो, ये वो वाली सूरत हाल थी कि आप किसी पतंग को कन्नी दे रहे हैं जिसमें जीता जागता आदमी कि अगर ये बंजी जंपिंग होती, आप I just don't even want to imagine कि क्या नुकसान उससे हो सकता था। Be careful people, बहुत एहतियात करें। जो लोग जाने वाले हैं वो भी एहतियात करें। अगर देखें कि इस तरह से हो रहा है तो अपनी जान को खतरे में ना डालें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। और अब तस्करा हम ज़रा कर लेते हैं काली भेड़ों का। काली भेड़ें मुख्तलिफ इदारों में मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, जो उनको बदनाम करने का बायस बनती हैं।
इस वक्त जो हम तस्करा कर रहे हैं काली भेड़ों का, वो हैं महकमा पुलिस में जो कि उसको बदनाम कर रही हैं। कराची शहर में जो गुटखा और मावा है उसकी फरोख्त में पुलिस एहलकारों का किरदार सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावा की फरोख्त में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। बिल्कुल जी, और गुटखे की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स से मदद लेने की हिदायत की है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन नहीं है। एहलकारों और अफसरों की जायदादों की तफसीलात पेश की जाएं। और गुज़िश्ता दिनों सिटी कोर्ट मालखाने से 2000 किलो छालिया गायब होने का इंकशाफ हुआ था। मुल्जिमान के वकील ने छालिया की इंस्पेक्शन की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने नासिर मुकर्रर किया था और नासिर ने अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करते हुए बताया था कि छालिया की जगह भूसा मिला है। तो इसी वाले से मजीद तफसीला जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं और असगर से हम जानेंगे कि असगर और मजीद क्या कुछ जो सिंध हाई कोर्ट ने गुटखा और मावा की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो कार्रवाई का हुक्म दिया है, इसमें मजीद क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। और जैसे अभी हम नासिर की जो उनके भी इंकशाफात थे वो बता रहे थे कि भाई ये छाले की जगह तो भूसा भरा हुआ था, क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं? जी, जैसा आपने पहले कहा कि ये काली भेड़ें हैं जो पुलिस की इस मुलव्विस हैं, लेकिन इस धंधे को भी हमें काला धंधा कहना चाहिए जो ये गुटखा और मावा के नाम से शुरू हुआ है। पानपुर, मैनपुरी, पान पराग वगैरह दूसरी जो पान के मुतबादिल अशिया थी और इसमें छालियाँ इस्तेमाल होती है, ये तमाम ऐसे कारोबार बन गया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। चूँकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है तो इसमें कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिसमें पुलिस पहले है, उसके बाद स्मगलिंग रोकने वाले अदारे हैं, वो इसमें मुलव्विस हुए हैं और इसके एक बहुत ज़्यादा वो सामने आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा सलाहियत कर गया है इस महकमे में और इसके असरात आईजी ऑफिस तक भी हैं। एडी ख्वाजा के वक्त में उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर को मुअत्तल किया था कि वो भी इस धंधे में मुलव्विस बताए गए थे, लेकिन फिर वो बहाल हो गए हैं। और अभी हमने पिछले दिनों फिर एक देखा कि साबिक SHO जो थे सचल के, वो एक कत्ल में भी मुलव्विस हुए कि किसी मुखबर ने जो छालिया की कस्टम को मुखबरी की थी। तो ये जो पैसा आता चला जा रहा है इस कारोबार में, इसकी वजह से पुलिस के बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं और इसमें मुतअद्दिद SHO के खिलाफ कार्रवाई की, हाई कोर्ट ने कार्रवाई की और उसके हदायत पर कार्रवाई हुई, लेकिन ये धंधा गया और ये कारोबार रुकने में नहीं आ रहा है। और अब हाई कोर्ट मजबूर हुई है कि कहा कि SSP और SP के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर पुलिस नाकाम होती है तो रेंजर को इसमें शामिल किया जाए। तो असगर इस वक्त चाहती है कि इस वक्त ये बताएं कि ये जो अदालतों के अंदर माल खाने होते हैं जहाँ पर ये मसरूक़ा सामान रखा जाता है, जाहिर है तो उसकी हिफाजत का तरीक़ेकार क्या होता है और ये कैसे हुआ कि 2000 किलोग्राम छालिया थी और उसकी जगह मिला वहाँ से भूसा? ये कहाँ गई छालिया? जी, जो मालखाने में सामान रखाया जाता है, कोई असला होता है, ये छालिया है, ये कोई भी सामान होता है तो वो मालखाने में रखा रहता है और जब केस चलता है तो अदालत में उसकी एक बहुत छोटी सी मिकदार, बल्कि वो जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो पेश की जाती हैं। और ये सामान सालों यहाँ मालखाने में रखा होता है, ऐसे कोई पूछ गुछ करने वाला नहीं होता, कोई इसकी कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, बल्कि 2-4 एहलकार होते हैं इसके ऊपर तैनात और ये एक रूटीन में मामला चलता रहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता अमल होता है कि इसे तब्दील किया जाता रहता है और दूसरी चीज़ें आती रही हैं। और इससे पहले मालखाने में आतिशदिदगी भी होती रही है और ये भी होता रहा है कि मालखाने से असला लेकर भी इस्तेमाल होता रहा है। तो ये एक बहुत अहम इशू है कि मालखानों में जो अदालतों के हैं इनकी निगरानी का क्या निज़ाम होना चाहिए। जो इस वक्त निज़ाम है वो गैर मौसर हो चुका है और इसके लिए कोई तब्दीली की ज़रूरत है। अदालतों को और कानून नाफिज करने वालों को इस सिलसिले में कोई एक्शन बनाना पड़ेगा, हिकमत अमली की तैयार करना होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो मालखाने बिल्कुल गैर महफूज होकर रह गए हैं और जब होते हैं आग लगा कर रिकॉर्ड को ज़ाया कर दिया जाता है या वो जायदाद जो प्रॉपर्टी होती है, केस प्रॉपर्टी, उसको ज़ाया कर दिया जाता है। इससे मुकदमात मुतासिर होते हैं। एक पूरा माफिया है जो मुख्तलिफ शोबों में पुलिस ही नहीं बल्कि इन जगहों पर भी जो अदालतों से रिलेटेड हैं तो या जेलों में भी हैं, तो ये एक माफिया काम कर रहा है जो पूरे कानून को बेबस करने के लिए काम करता है। हालांकि मावा और गुटखा के लिए अदालतों की हदायत पर हुकूमत सिंध ने एक एक्ट भी बनाया है 2019 में कि इसके बनाने वालों के साथ साथ इसे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है कि किसी भी जगह पे चलते हुए एक आदमी को चेक किया जा सकता है कि वो गुटखा और मावा खा रहा है तो उसे 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन हुकूमत या पुलिस जो है वो कार्रवाई तो करती है, कोरोना की वैक्सीन ना लगने पर तो वो लोगों को पकड़ लेती है, लेकिन गुटखा और मावा के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है, उनका कहना है कि जी हमने 1500 मुकदमात इस सिलसिले में दर्ज किए हैं और 2000 से ज़्यादा अफराद को इसमें गिरफ्तार किया है, लेकिन
ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ قانون میں اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے کہ اسلحہ بنایا جائے، اسلحہ استعمال گٹ کا ماوا جو ہے استعمال کیا جائے، بنایا جائے اور اس کی ترسیل کی جائے. جی صحیح، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اصغر عمر ہمارے نمائندے جو کہ تفصیلاً بتا رہے تھے کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. اور اب ہم ذرا آگے رخ کر لیتے ہیں، آپ کا موڈ تھوڑا بہت لائٹ کرتے ہیں اور آپ کو سیر کراتے ہیں لاہور کی. اگر آپ لاہور کبھی نہیں گئے، اور لاہور جہاں زندہ دلانے لاہور کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے مشہور ہے، تو لاہور اپنے 11 دروازوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں موچی دروازہ بھی آ جاتا ہے، جس میں لوہاری گیٹ بھی آ جاتا ہے. مطلب بڑے دروازے یہاں پر آ جاتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو جہاں کی سیر کروانے جا رہے ہیں جناب، یہ ہے دہلی دروازہ. اور یہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا. اور اگر آپ ابھی بھی وہاں جائیں تو کچھ آپ کو آثار اس ٹائم کی ملتے ہیں. آس پاس اتنی پرانی مساجد بھی ہیں. مسجد وزیر خان وہاں پر موجود ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. آج ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی سینس آف ڈائریکشن کتنا اچھا تھا، میپس کی ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے، کہ یہ جو دروازہ دہلی دروازہ اس لیے ہے کہ اس کا رخ دہلی کی طرف تھا. تو جسٹ جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ ہے اکتوبر کا مہینہ، اور اکتوبر کے مہینے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بریسٹ کینسر، جسے ہم عام الفاظ میں چھاتی کا کینسر کہتے ہیں، اس سے اویئرنیس کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. دور دراز کے علاقوں میں بہت ساری جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر خواتین بریسٹ کینسر یا چھاتی کی کینسر کا شکار ہوتی ہیں. وہاں پر ان میں اتنی جھجک بھی آ جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے اگر پتہ بھی چلے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے تو وہ آگے مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو مرض کیا بتائیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا مرض ہے. لیکن آپ کے جھجکنے سے، آپ کے ڈرنے سے، آپ کے شرم و حیا کھانے سے یقین مانیے یہ کینسر، یہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ اور جان لیوا صورت اختیار کر لے گی. بالکل جی، جان لیوا صورت اختیار کر جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو معالجین ہیں، اب انٹرنیٹ پر بھی اس حوالے سے بہت ڈیٹا موجود ہے، ویسے بھی بہت گائیڈ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پمفلٹس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں کہ خواتین اپنی ایویلیوشن خود کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی گلٹی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہم دور دراز گاؤں دیہات کی بات کریں، بلکہ شہروں میں بھی اس چیز کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی، اتنی اویئرنیس موجود نہیں ہے، ریئلائزیشن موجود نہیں ہے کہ یہ کتنا جان لیوا ہے. ہمارے کلچر کی وجہ سے ہم اس کو ابھی بھی ٹیبو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چھاتی کا سرطان عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہر سال پاکستان میں ہزاروں خواتین اس مرض کی تشخیص سے متعلق آگاہی نہ ہونے کے سبب زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں خواتین کو اپنے مالک سے فوری رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہر 10 میں سے 9 خواتین کو اس مرض کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے خواتین فوری طور پر اپنے معالج کے مشورے پر عمل کریں. اگر کوئی ایسی چیز محسوس ہو کہ بریسٹ میں کوئی گٹھلی ہے، کوئی سویلنگ ہے، کوئی پین ہے، تو ان کو فوراً اپنے معالج کے پاس جانا چاہیے اور سیلف ایگزامینیشن بھی کرنا چاہیے. ابتدائی شکایت کی صورت میں چھاتی کا کینسر قابل علاج ہے. بر وقت تشخیص کا علاج مریض کو خطرناک صورتحال سے بآسانی نکلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اپنے طور پہ ایسی چیزوں کا خیال رکھیں جو کینسر، بریسٹ کینسر کو بیسکلی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ چھاتی میں کسی بھی قسم کی گلٹی ان کو فیل ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی سوجن فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں. صرف خواتین ہی بلکہ گھر میں اگر کسی بھی خاتون کو ایسی پرابلم ہو تو میرے خیال سے گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو اس حوالے سے تیار کریں. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کینسر ہے جس کا علاج بھی بالکل ممکن ہے. اور یہ بڑی ظاہر ہے کہ بہت سی علامات ہوتی ہیں تو وہ علامات واضح ہوں تو اس میں شرمانا یا جھجکنا نہیں چاہیے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر زبیدہ قاضی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں براہ راست موجود ہے. بہت شکریہ جی اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، گزشتہ چند سالوں کی نسبت آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ فرق آیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اس حوالے سے بڑھی ہے، اویئرنیس سے زیادہ ریئلائزیشن کہ اس مرض کی وجہ سے ان کے پیاروں کی، خواتین کی جان جا سکتی ہے؟ Thank you so much for calling me on this. This is a very important or sensitive topic since it's a taboo or issue والا. تو اب یہ کہ ریئلائزیشن لوگوں میں آئی ہے، obviously ہم چینج دیکھ رہے ہیں slowly and gradually because ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں تو پرابلم کہاں پر ہے، 2 جگہ پر ہے. ایجوکیشن کا نہ ہونا، پھر ہیلتھ فیسلٹیز کا نہ ہونا. تو جہاں پر ہم اویئرنیس کی بات کریں، obviously جہاں پر لوگ لٹریسی ریٹ اتنا لو ہے تو وہاں اویئرنیس بہت ٹائم لے گی لوگوں کو موبلائز کرنے میں کہ وہ اپنے آپ کو جانچنا شروع کریں، اپنے
अपनी अर्ली डिटेक्शन, बेसिकली व्हाट अवेयरनेस वी वांट टू गिव ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि इस मर्ज को जल्द तशखीस होना है, अर्ली डिटेक्ट होना है, ये इसका की जो फैक्टर है वो ये है, क्योंकि इसकी कंप्लीट, जैसे आपने कहा, इलाज मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, मुल्क से बाहर नहीं जाना। कैंसर का एक ड्रेडफुल लफ्ज जब सुन के आपको लगता है कि अब तो लाइफ एंड हो गई, तो अ गुड पार्ट विद द ब्रेस्ट कैंसर इसके कम्प्लीटली क्योरेबल है, ट्रीटेबल है अगर अर्ली डिटेक्ट, अगर वक्त पे तशखीस ठीक है। हो तो जाए। वक्त पे तशखीस होने का जो हम अवेयरनेस दे रहे हैं, उसमें लोगों का मोबिलाइज होना भी उतना इंपॉर्टेंट है कि वो स्क्रीनिंग ज्यादा से ज्यादा और कराएं। क्योंकि डॉक्टर साहब जो 30 की बात तो कहा जाता है कि वंस यू क्रॉस 30 तो उसके बाद जरूरी है कि आप अपनी मेमोग्राफी जो है वो जरूर करवाएं, आपको चेक करवाना चाहिए। अच्छा, पहले अगर देखा जाए, मैं आज से कुछ सालों पहले भी चली जाऊं, ब्रेस्ट कैंसर के जो परसेंटेज थी वो इतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है, बल्कि अवेयरनेस भी ज़्यादा है। मैं उन लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर का समान शिकार देखती हूँ जो कि फिटनेस अगर देखा जाए उसमें भी बेहतर होते हैं, जो कि अपने फूड को लेके भी इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। आप देखें कि अभी एक स्टडी, अभी तो नहीं, काफ़ी अर्से पहले कि मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताऊं कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है, और एक तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारा नेशनल और प्रोविंशियल डेटा जो है वो लैकिंग है, हम नहीं कर पाते। इवन दो जो इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा वो कहता है कि 2020 में जो है वो 1,78,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 1,17,000 की डेथ्स जो है उन्होंने देखी। अच्छा। फिर एक पूरी स्टडी हुई थी कि 2015 से स्टार्ट की थी और देखा गया कि 2025 में क्योंकि इतनी मास स्केल अवेयरनेस हो रही है तो क्या जो है वो क्या स्टैट्स रहेंगे। तो उसमें ये अंदाज़ा लगाया गया कि 2015 में कि जो 23.1% थी वो 2025 में जो है वो 60% पे पहुंची हुई होगी। अच्छा। इतनी अवेयरनेस के बाद भी। तो इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है। वही वाली बात है क्योंकि लोगों में शऊर बेदार हमारे यहाँ आपका जो ये जो सोशल मीडिया तो आजकल आप देख ही रही हैं, टिकटॉक, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन जो टीवी है ये हमारी खवातीन बहुत देखती हैं। दीस चैनल्स आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आपकी तरफ से जब लोगों में जाता है। अच्छा, और एक तो अवेयरनेस की हम बात करते हैं ना कि अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन के हवाले से बिल्कुल, ये जो बात की अभी कि जो फिटनेस वाले हैं उनमें भी हो जाता है बिकॉज वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि फैमिली में मौजूद है या जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद है और आप उस पर तो वो आपके बस में नहीं है, वो है तो वो है। तो अगर आपको पता है कि ये रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल अगर मदर को जिस एज पे होता है तो फैमिली में उसके सिबलिंग्स को 10 साल पहले से स्क्रीनिंग करानी शुरू होनी होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आप देखते हैं आपकी दादी को, नानी को, आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर आवे तो फिर आगे जो बच्ची हैं वो कैसे बहुत ज्यादा उनको यूं मोहतात होना है कि अपना फॉलो अप रखना है। एक तो अपना पर्सनल सेल्फ एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इट्स नॉट 100% स्क्रीनिंग, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है कि चेंज आना शुरू है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और फिर आप फौरन किसी ना किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट। अच्छा, इसके अंदर स्क्रीनिंग के तरीकेकार, एक तो मेमोग्राम है जिसका बिल्कुल मेमोग्राम, फिर जो स्क्रीनिंग मेमोग्राम का मतलब ये होता है कि आपको कुछ नहीं फील हो रहा बट आप जा रहे हैं दिखाने के लिए कि क्या पता अंदर कोई चीज मौजूद हो। तो वो 40 पहले 50 के बाद प्लस कहा जाता था, अब 40 प्लस में जो है वो कहते हैं कि महंगा होता है। डॉक्टर साहब हमें भी मालूम है कि अनलेस और अंटिल वो जो डॉक्टर, ये आपने जो सवाल किया है ना, हुकूमत की जानिब से अगर वो आपको मुफ्त टेस्टिंग कर सकते हैं। क्यों बाहर के मुल्कों में हमारे यहाँ इंसिडेंस रेट उनका ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन उनका डेथ रेट बहुत कम है बिकॉज उनकी यहाँ स्क्रीनिंग का इतना ज्यादा। घर पे कॉल आते हैं, भाई आज नहीं आ सकते परसों आ जाएं, मतलब दे गेट पॉम्फलेट्स, कॉल्स, ब्रोशर्स एंड एवरीथिंग कि भाई आ जाएं। तो हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं फैसिलिटीज, फ्री भी हैं। तो हम अवेयरनेस ये भी दें लोगों को कि आपने कहाँ जाना है जब फ्री मिलेगी। टैबू नहीं ना इसको डिस्कस करना, हमारे यहाँ तो लोग मतलब मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं। दूसरा आप ये देखें कि जिसका जो काम है वो काम वो करे। मैं लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, मैं अवेयरनेस फैला सकती हूँ, मैं ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जगह नहीं दे सकती, मैं वो भेज सकती हूँ लोगों को। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमें कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा कि हम स्क्रीनिंग सेटअप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा। बड़े हॉस्पिटल्स में इस वक्त कितने सेटअप्स इस तरह के मौजूद मैं आपको बताऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराची में इस वक्त बड़े 5 सेटअप्स मौजूद हैं कि आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करा सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडाइज रेट में लोग, अक्टूबर में तो हर कोई सब्सिडाइज रेट में स्क्रीनिंग कर रहा होता है, तो एवरीवन कैन डू दैट। अच्छा, लोगों को लगता है ये तासुर है कि सिर्फ खवातीन में ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, बल्कि अगर हम पूरी इसकी रिसर्च करें तो हम देखेंगे कि 2 से 5%
वेस्ट में अगर देखा जाए तो क्योंकि ओबेसिटी की वजह से उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का तनासुब होता है और हम देखते हैं बहुत सारे कि केसेस। फीमेल्स में हम देख रहे हैं कि 8 में से एक औरत, तो मर्दों में 800 में से एक मर्द है तो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार। तो मर्द को सिर्फ इसलिए ये पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके पास भी ये ऑर्गन मौजूद है, दे कैन गेट द ब्रेस्ट कैंसर। हमारी फीमेल्स जो उन पे डिपेंडेंट हैं, उसके लिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको लेके कौन जाए। उनको इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सपोर्ट ग्रुप्स भी होने चाहिए क्योंकि जो कैंसर सर्वाइवर्स का नेटवर्क होना चाहिए पूरा। दैट्स वी आर डेवलपिंग के सर्वाइवर और जो फाइट वॉरियर्स जो अभी फाइट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर से, और डॉक्टर्स, इनका एक पूरा एक चैनल होता है, तभी वो उनको पूरा सपोर्ट, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना उससे निकालें। क्योंकि डॉक्टर साहब देखा, आप गुफ्तगू कर लें, मैं यहाँ टीवी पे गुफ्तगू कर लूँ, उसका इतना असर नहीं होगा। लेकिन जब मैं देखूंगी कि मेरे साथ एक कैंसर सर्वाइवर बैठी हुई है, वो अपना जर्नी आपके साथ शेयर कर आपको बताया कि हाँ इट वाज टफ, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हुआ। हॉस्पिटल्स वगैरह भी जब लोग जाते हैं और वहाँ पर खवातीन मिसाल के तौर पर एक साथ बैठी हुई हैं और जहाँ डॉक्टर ने उनको चेक करना है, तो वहाँ पर भी उनकी आपस में इंटरेक्शन काफी हेल्दी होती है और डिस्कस करती है, लेकिन मजीद बढ़ाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। जो हमारी मोबाइल ऐप है एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रेस्ट कैंसर, उसमें हमने पूरा काउंसलिंग का जो रखा है उसमें मोस्टली सर्वाइवर्स को ही रखा है, सो दैट पीपल गेट वो उनको मोटिवेशन मिलती है, उनको पेशेंट्स को स्पेशली, कि हम भी इस जर्नी से, इस तकलीफ से गुजरने के बाद वी आर गोइंग टू बी के लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो अपनी बहुत सारी चीजें छुपा रहे होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है, फिर वो आपके साथ खुल के शेयर भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के चल रहे होते हैं, लेकिन किसी के शेयर करने से हमें हिम्मत मिलती है, फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जुबैदा हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियोज में और हम बात कर रहे थे आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हैं और लिए चलते अपने नाज़रीन को कागान वैली में। बिल्कुल जी, कागान वैली इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि जो सयाहती मकामात है वहाँ के शोगरान और नारान, वहाँ पर शुरू हो गया है पतझड़ का मौसम, यानी कि पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं और अब वहाँ पर इस दिलकश नज़ारों को देखने के लिए और इनसे लुत्फानंदोज होने के लिए वहाँ पर फैमिलीज पहुँचना शुरू हो गई हैं। जी, बहुत दिलकश नज़ारे हैं और वहाँ पर जाएं, लेकिन जाहिर है कि एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि जो SOPs हैं फॉलो करें। कोरोना के रेशो बहुत नीचे आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर जाएं, गंद ना fैलाएं। अपना गंद लोग आपसे प्यार करते हैं ना, तो उनको प्यार करने दें। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत देने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।